मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास से चली 2 घंटे की संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत जहां सीएम अशोक गहलोत के द्वारा प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों एवं सचिवों के साथ संवाद स्थापित किया गया, तो वहीं प्रदेश भर के हॉस्पिटल की एक तरह से फीडबैक लिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रदेश भर के हॉस्पिटलों का एक्सरे रिपोर्ट सामने लाकर रख छोड़ा। बल्कि आपका यह कहना, प्रदेश भर के निजी हॉस्पिटलों को इतनी छूट दे रखी है कि उन लोगों ने लूट मचाकर रख छोड़ी है। हम राइट टू हेल्थ लेकर आए, जिसका कि निजी हॉस्पिटलों के द्वारा विरोध किया गया, तो वहीं दूसरे राज्यों का कोई व्यक्ति यदि चोटिल हो जाता है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसका इलाज करने के लिए भी आपका विरोध बरकरार है। मानवता जैसे रह ही नहीं गई है। इतना पैसा कमाते हैं, उसके बावजूद भी मानवीय दृष्टिकोण जैसे शेष नहीं रह गया है। इस तरह के आरोप लगाए जाने के अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वक्तव्य जैसे ही आज तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की सुर्खियां बना, तो देखते ही देखते न केवल हॉस्पिटलों में बल्कि मीडिया के ऑफिस में भी घंटियां बजने लगी। हर एक चिकित्सक ये चाहता था कि उसकी भी भावनाओं की कद्र की जानी चाहिए। वे भी अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने विचारों से अवगत करवाना चाहते थे। कुल मिलाकर जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कोविड काल के दौरान राजस्थान को एक रोल मॉडल बनाने में निजी हॉस्पिटलों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया था, आज जिस तरह से उन्होंने लूट शब्द का प्रयोग करके जैसे सब कुछ बराबर कर रख छोड़ा है, इसी की प्रतिक्रिया दर्ज करवाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहपुरा रजनीश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश शर्मा, शाहपुरा सिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र कुमार श्रिया, शाहपुरा तंवर हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार तंवर, शाहपुरा सुरेंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेंद्र मोहन कामरा, शाहपुरा त्रिवेणी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुमेर सिंह, शाहपुरा जनाना एंड जनरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रामजीलाल चौधरी, तो वहीं कोटपुतली के एक्स पीएमओ रहे डॉक्टर आर यादव, डॉक्टर अश्विनी गोयल और पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंह यादव, श्री कृष्णा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश यादव, तो संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर एमएस यादव हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। जब कभी राजस्थान के गौरव की बात होती है, जब कभी राजस्थान के रोल मॉडल की बात होती है, जब कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने की बात होती है, तो वहां पर केवल चिकित्सक ही वो एक जरिया बन जाता है जो कि राजस्थान को एक तरह से दुनिया भर में अव्वल होने का दर्जा देता है। उस समय वो धरती का भगवान बनके कोविड के उस महामारी के दौर में कभी वो भीलवाड़ा मॉडल के रूप में चर्चा में आता है, तो कभी राजस्थान एक शान के नाम से मीडिया की सुर्खियां बना रहता है। फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से न केवल गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल बल्कि सेक्रेटरीज के साथ एक 2 घंटे की वार्ता के बीच में जो निष्कर्ष निकल के आता है, वो निष्कर्ष ये निकलता है कि तमाम प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको छूट इतनी दे दी गई है कि उन्होंने खुली लूट मचा रखी है। यानी एक तरफ गवर्नमेंट ने उन्हें इतनी छूट दी और छूट का नाजायज फायदा उठाते हुए जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने लूट मचा रखी है। क्या फीडबैक आया है सरकार के पास? कौन लोग हैं जो कि ये फीडबैक लेकर वहां तक पहुंचे हैं? जो मुख्यमंत्री को इस तरह की चर्चाएं करना उनको एक तरह से बहुत लाजमी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल प्राइवेट सेक्टर पर ही कोई बात कही है, उन्होंने इस समय एक तरह से ये मान के चलो कि तमाम हॉस्पिटल का एक एक्सरे रिपोर्ट लाके सामने रख दी है। वो ये भी मानते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। यानी स्वच्छता अभियान जैसे विषय उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जोड़े, बिल्डिंग की जर्जर अवस्था जो है उसको उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जोड़ा है, लेकिन ये नहीं बताया है कि राजस्थान सरकार की जो भी निःशुल्क योजनाएं हैं उन योजनाओं की कितनी मॉनिटरिंग हो रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या फीडबैक है, आखिर क्यों आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ आ रहा है। वहां पर दिन भर में जितनी ओपीडी नहीं होती उतनी उससे कहीं ज्यादा ओपीडी एक तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है, और वहीं के लिए आपने सबसे पहले उन्हें एक तरह से लूट जैसे शब्द से जोड़ दिया, तो कहीं आप राइट टू हेल्थ जैसी चीजों को ला करके भी उनके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां खड़े करने वाले हैं कि क्या होने वाला है कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल उस मुद्दे पे आता हूं, और आज का ये जो मंच है, इस मंच के माध्यम से हमें 2 विषय पर बात करनी है। पहले मुख्यमंत्री के माध्यम से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है वो कितना सही है, और दूसरा दौर में हम बात करेंगे कि आखिर राइट टू हेल्थ जो है वो क्यों लाया गया। सबसे पहले जो आईएमए के डिजिटल वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री राजस्थान का जो स्टेटमेंट आज तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहिए? राकेश जी, आपसे यही कहना चाहूँगा
एक नोबल प्रोफेशन जिसमें कि हमारे मरीज जो गांव के अंदर हम जब यहाँ पे शाहपुरा जैसे क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, आज जब राजस्थान का नाम विश्व में इस प्रकार से रहा कि वो चिकित्सा की सेवाएं राजस्थान में इतनी अच्छी हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ के मुखिया ने उठा के एक कांच का जो था या जो बना हुआ था उसको उठा के जमीन पे तोड़ दिया हो। उन्होंने सरकारी सेवाओं के लिए कह दिया कि वहाँ पर इतनी गंदगी है, और दूसरी तरफ प्राइवेट के लिए कहा गया कि वहाँ लूट मच जाती है। अगर हम किसी चीज का निष्कर्ष निकालें तो अगर ये देखेंगे कि सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर गंदगी है, तो उसमें चिकित्सकों का कोई योगदान नहीं है, उससे कंपाउंडर का कोई मतलब भी नहीं है। उसके अंदर मतलब है कि हाउसकीपिंग स्टाफ से वहां का ठेकेदार या वहां पर जो व्यवस्थापक है, जिसकी कोई सारी बागडोर सरकार के हाथ में, वो किस प्रकार से काम करती है, उसका दोष अगर आप डॉक्टर्स पे देना चाहते हो। ये कहने का मतलब है हर आदमी उस नोबल प्रोफेशन या डॉक्टरों की प्रतिष्ठा से खेलने में लगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि उन्होंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को छूट दी गई, ऐसी कौन सी छूट उन्होंने दे दी है जिसका भी फायदा उठा करके लूट जैसे शब्द पे हमारा? पहले तो लूट की बात तो बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं आपसे पहले बताऊं छूट कौन सी दी गई है। MSME के अंदर निजी अस्पतालों को रजिस्टर्ड किया गया है और उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी रेट काफी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम सब चिकित्सक संगठन, चिकित्सक मिलके बार बार मुख्यमंत्री से और जो संबंधित मंत्री हैं उनसे बार बार आग्रह किया गया भाई हमारे को बिजली में छूट दे दो, हमारे को जिसकी रजिस्ट्री है उसके अंदर छूट दे दो। हमारे को आज बता देते हैं निजी अस्पतालों को किसी प्रकार की छूट नहीं है, बल्कि 38 तरीके के लाइसेंस हैं और उन सब के पीछे छूट नहीं है, लूट है। तो आप ये मान के चलिए कि निजी अस्पतालों को लूटा जा रहा है या निजी अस्पताल कि अगर वो छूट के मामले में मान रहे हैं कि उन्होंने कुछ अस्पतालों को रियायती दरों पे जमीन दी थी, पर वो मुट्ठी में मुश्किल से कितने होंगे 2%। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स या कुछ ऐसे अस्पतालों को उन्होंने कर दिया है, उनको छूट दी है। तो अगर आपने उनसे छूट दी है तो आप उनसे अपेक्षाएं करें। जिनको आपने छूट नहीं दी है, जिनको आपने बल्कि टाइट कर रखा है, जिनके ऊपर कई प्रकार के भार है, उनकी जमीन, उनका एस्टेब्लिशमेंट, उनकी जो व्यवस्था है, उनकी लाइट बिजली आदि के खर्चे में, सैलरी है, और जितने भी अगर आज किसी मरीज को आप देखेंगे तो आप देखो कि पर्ची बनने से लेके वहां तक जब इलाज होके वो घर जाता है कितने जनों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, एक डॉक्टर का नहीं होता, कितने जने एक मरीज के पीछे रहते हैं। और उसके बावजूद भी फिर जब आप उसको टेस्ट करा रहे हैं तो टेस्ट के लिए भी किट्स जो है ना कहीं से खरीदने पड़ते हैं। वहाँ पे टेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके पीछे 24 घंटे लाइट नहीं चली जाए, बड़े मापदंड स्थापित करने पड़ते हैं। ऐसे ही दवाइयों के बारे में, अगर आप दवाई दे रहे हो ना तो दवाई घर में नहीं बन रही कि घोट के बना दी है, उसको आप खरीदते हो कुछ परसेंटेज मार्जिन पे, जिसको 28 मान के चलते हैं कि 28% मार्जिन होता है, जिसमें से हम RGHS के अंदर 12% सरकार को उसमें से भी रिबेट दे देते हैं, 16% के ऊपर काम करते हैं। तो आपकी मान की चलती। डॉक्टर साहब, अभी डायरेक्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि जो स्टेटमेंट आया है कि लूट मचा रखी है, वो कहीं आप लोगों की फीस जो है उसको लेकर के या जो सर्विस चार्जेज हैं उसे लेकर उन्होंने कहा है, आप इंटरनली कैसा फील कर रहे हैं? मैसेज चाह मेरे साथ 2 डॉक्टर और हैं, मेरी फीस 150 रुपए है सर, आपकी फीस श्रेया सर की इनकी 200 रुपए है, आपकी फीस कितनी रुपए सर? 200 रुपए है। हमने अपने जीवन में इससे ज्यादा फीस कभी नहीं ली और मरीज को पूरा संतुष्ट करके 5 मिनट भी 10 मिनट भी, और वो चाहे 3 बार आ जाए, और कई बार गरीब होता है तो अगली बार हम उसको फ्री ही देखते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 200 रुपए में या 150 रुपए में अगर हम मरीज को जो उनके पास के हैं अगर देख के लूट मचा रहे हैं, तो आप बताएंगे भैया कितने की होनी चाहिए। दूसरी बात आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ पर लोग बात कहते हैं कितने पैसे लेंगे, यहाँ पर अधिकतर अस्पतालों में 400, 600, 800 रुपए, इससे ज्यादा बेड चार्ज नहीं होता। बाकी के जो टेस्ट है या दवाइयां हैं उनके चार्ज वो देने पड़ते हैं, जो कि भी मेट्रो सिटीज से यहाँ के चार्जेस कम होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के डॉक्टर्स उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखा डॉक्टर रजनीश ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा है और आपने बताने का प्रयास किया है कि जो कुछ भी आज हेडलाइंस के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है सरकार के द्वारा, वो ठीक नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और इन तमाम चीज़ों के कारण एक व्यक्ति की जो मानसिकता होनी चाहिए वो मानसिकता कम से कम आज तो नहीं है, कल का कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल आपने ये तक बता दिया है कि आपकी क्या फीस रही है, क्या स्ट्रक्चर नहीं, 1000 रुपए के नीचे यदि सारी चीज़ें इनकी सिमट जाती हैं तो फिर टेस्ट चाहे वो रूरल बेल्ट में लिए किए जाएँ, चाहे वो वेदांता में किए जाएँ, हर जगह टेस्ट के वो दवाओं के जो पैसा है उसे निजी अस्पतालों से जोड़ना
पूर्णतः उचित नहीं कहा जा सकता। और कई सरकारें आई, कई सरकारें गई और सरकारें अपने एजेंडे को लेकर आती हैं। कल की भामाशाह योजना को आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बना दिया गया। ये तक भी नहीं बताया गया है कि उसमें बहुत सारे ग्रुप थे, उनको काट दिए गए हैं। एक व्यक्ति उसी इंप्रेशन में आता है कि उसके सारे टेस्ट उसी में हो जाने हैं, सारे ऑपरेशन उसी में हो जाने हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे पार्ट उसमें नहीं है। यदि मैं सही हूं तो केवल सरकार बदली है तो योजना का नाम बदल दिया, लेकिन जो कुछ आज हुआ है उसे आप किस तरीके से लेते हैं? मैं उसे दो रूप में लेता हूँ। पहला तो ये है कि चिकित्सकों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया और जनता में हमारे प्रति मुख्यमंत्री जी ने विद्रोह का भाव करने की कोशिश करी है। इन दोनों परिस्थितियों में हमारे जैसे जो छोटे लघु चिकित्सालय के चिकित्सक हैं, उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। जैसे हम लोग हैं, अगर मुख्यमंत्री जी लूट की बात कर रहे हैं, साथ में जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास 50% से अधिक आबादी आती है। यदि जनता को हमारे छोटे अस्पतालों में चिकित्सा की दक्षता, उसकी रेट्स, उनके साथ जुड़ा हुआ अपनापन, उस पर भरोसा नहीं होगा तो कौन आएगा हमारे पास? जी, वो अपने आप में मुख्यमंत्री जी के इस बयान को झुठलाने के लिए काफ़ी है। आज मैं 40 साल से शाहपुरा में सेवा दे रहा हूँ और मेरे को कभी परेशानी नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि लोगों को मेरे से परेशानी हुई, और लगभग यही हाल हर चिकित्सक का है, निजी चिकित्सक का। सरकार का, मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि चिकित्सक लुटेरे हैं, निजी चिकित्सक लुटेरे हैं, संभवतः वो छोटे अस्पतालों को जो बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रामीण और कस्बा क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं, उनको वो बहुत बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल से तुलना करके ये बयान देते हैं। और बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का भी खर्चा अपना इतना है कि उनको वो शुल्क लेने ही पड़ेंगे। सच्चाई है जी, वहाँ बहुत सीरियस मरीज जाते हैं तो इसलिए खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। एक दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि वास्तव में तो ये जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ये जो अभी बिल लाए हैं राजस्थान की सरकार, राइट टू हेल्थ बिल, वो एक तरफा बिल लेकर है। राजस्थान का कोई भी चिकित्सकीय संगठन उस बिल के खिलाफ नहीं है, परंतु मुख्यमंत्री के जो भी सलाहकार रहे इस बिल को तैयार करने में, उन्होंने उसको इतना एक तरफा बनवाया कि सरकार ने अपनी सारी जिम्मेवारी छोटे चिकित्सकीय क्षेत्रों के ऊपर डालने की उसने व्यवस्था कर दी और उसमें सिर्फ चिकित्सा को शामिल किया है। हेल्थ में जब चिकित्सा नहीं है शामिल, हेल्थ में तो 4-5 क्षेत्र आते हैं जिसमें कि हेल्थ जिसमें कि हेल्थ से सीधा रिश्ता है। स्वच्छ पानी, वायुमंडल का प्रदूषण, मिलावटी खाना नहीं हो, एक्सीडेंट्स को रोकने की व्यवस्था, ये सब उनका एक हिस्सा है राइट टू हेल्थ में, जब हेल्थ शब्द आप करते हो जी। और उन्होंने उसको सिर्फ हमें निजी चिकित्सालयों के दायित्व के रूप में उसको पेश किया है। तो चिकित्सक जो उसका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि आपने किसी भी चिकित्सीय संगठन से पहले वार्तालाप नहीं करी और जब उसका प्रबल विरोध हुआ और अब आप उसको समय पर पेश नहीं कर पा रहे हो, तब आप चिकित्सकों पर अनर्गल आरोप लगा। नहीं, अभी जो आरोप वाली बात आप कह रहे हैं, इसी दौरान आपने ये भी कहा है कि यदि राइट टू हेल्थ को फॉलो नहीं किया गया तो कंडेक्ट भी लगेगा। यदि ऐसा होता है तो आप क्या कहें? तो हमको हमारे चिकित्सकीय प्रतिष्ठान बंद करने पड़ेंगे मजबूरी में। आपने देखा कि एक सीनियर मोस्ट चिकित्सक यदि ये बात कहते हैं कि भय का माहौल पैदा हो गया है चीफ मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट के साथ ही, और राइट टू हेल्थ यदि आपने लागू भी किया है, विधानसभा में उसको लाना भी था, तो कम से कम चिकित्सकों की राय ली जानी चाहिए थी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपने और कही कि यहाँ चिकित्सक को शामिल करके निजी शिक्षण चिकित्सीय हॉस्पिटलों को शामिल करने का मतलब किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस हॉस्पिटल की तुलना यदि आप रूरल बेल्ट के किसी भी हॉस्पिटल से कर देंगे या किसी भी चिकित्सक को उससे जोड़ देंगे तो संभवतः है उस बेल्ट का असर तो उस पर आएगा ही आएगा। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे चीफ मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को लेकर आप किस तरह से आहत हैं, क्या आप फील करते हैं, क्या मैसेज करते हैं? नहीं, जो ये शब्द यूज किया है ना, लुटेरा, इसको इस बात को कहना चाहते थे, वो अन्य तरीके से भी समझा सकते थे। इस शब्द को लाने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा शब्द नहीं ला करके, और अन्य तरीके भी बहुत सारे थे जो अपनी बात को कहना चाह रहे थे, वो कह सकते थे। नहीं, उन्होंने डायरेक्ट लुटेरा ना कह करके कहा है लूट मचा रखी है, तो मतलब तो
वही निकलता है कि लूट मचाने वाला लुटेरा। नहीं, ये लूट शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है जी। चिकित्सकों के मन में थोड़ा सा अशोभनीय महसूस होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको इस शब्द को अपनी जो बातें पहुँचाना था उसको दूसरी तरीके से भी चिकित्सकों को कह सकते थे, समझा सकते थे, भाई ऐसा करो, ये इतना मत लीजिए, पैसा कम लो, या कोई उन पे आपने कंट्रोलर बिठा रखे तो उनको यूज करो। आपने इस तरह से जो बात करे ये थोड़ी अशोभनीय है। राइट टू हेल्थ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राइट टू हेल्थ तो देखिए डॉक्टर लोग हमेशा चाहते हैं, लेकिन जब उनके कोई ऊपर जो पाबंदियां रहती हैं या जिस तरह से वो परेशान हो जाते हैं, वो अपने चिकित्सकीय जो काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो उसमें नेचुरल है, वो एंटी होंगे ही डॉक्टर लोग। तो वो ये कहेंगे कि भाई ठीक है साहब, ऐसा ही है तो ठीक है, हम तो बैठ जाते दूसरी कोई चीज का काम कर लेंगे, ये चिकित्सकीय धंधा छोड़ेंगे जब इतनी पाबंदियां रहेंगी तो। यानी इमरजेंसी के दौरान यदि कोई पेशेंट आता है राइट टू हेल्थ की डिमांड करते हुए, वो अपनी प्रायोरिटी तय करता है, तो उस स्थिति में क्या हालात रह जाते हैं हॉस्पिटल में? देखिए साहब, मरीज तो ऐसी चीज है, वो तो आएगा ही आएगा डॉक्टर के पास, चाहे वो नहीं समझते राइट टू हेल्थ कहाँ है क्या है, वो तो अपनी बात लेकर के चिकित्सक के पास आएगा और चिकित्सक को तो ट्रीट करना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह की कोई बात हो। हम मना नहीं कर पाएंगे, उसका इलाज करेंगे ही करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि इतनी पाबंदियां मत लगाओ इतने जो निजी हॉस्पिटल है। मैं जानना चाहूंगा कि राइट टू हेल्थ को लेकर के क्या समस्याएं आ सकती हैं, बिल्कुल नक्सल में आप बताएं, टू द पॉइंट, क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी, ये बताएं। राइट टू हेल्थ की डेफिनेशन WHO के हिसाब से फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, इनमें से हम से वो अपेक्षित कर रहे हैं। हेल्थ का मतलब वो यही समझ रहे हैं कि चिकित्सक इनका क्या इलाज करते हैं। राइट टू हेल्थ के मामले में जो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं, वो अगर अपन चाहें तो वो बहुत सुलभ आसानी से हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर सबसे नीचे PHC है, उसके ऊपर CHC है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और एम्स है। अगर आपको इनको काम करना है, हर चीज का नेटवर्क है, आपके पास 108 एम्बुलेंसेज हैं, आपके पास फ्री एम्बुलेंसेज हैं, आप उस चीज को पूरा इस तरीके से नेटवर्क कर दें कि आपको अगर किसी को भी राइट टू हेल्थ का मतलब आपको कोई समस्या है, आप हमारे वहाँ पे सेंटर पे पहुंचिए, अगर PHC पे नहीं होगा तो वहां से उसको अपने अपर सेंटर पे पहुंचाएगा। आपका पूरा नेटवर्क है, आप इसको तमाशा क्यों बनाना चाहते हैं, आप इसको किसी और पे थोपना क्यों चाहते हैं? वो आप चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ का काम तो करें, लेकिन हम ये तंत्र नहीं करें, मैं तो इनसे करवा लूंगा और इनको दवा के करा लूँ, इनसे बिना पूछे करा लूँ। जब आप किसी लाभार्थी को किसी सेवाकर्ता से, यानी पेशेंट को किसी डॉक्टर से या किसी अस्पताल से लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले उसकी व्यवस्था तो कर लें, पहले उससे पूछ तो लें। और उसके ऊपर ये कि अगर मान लो, जैसे भी मैं कह रहा था, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसके पास कोई ट्रॉमा का आ गया, अगर उसने उसका इलाज किया और उसमें कोई ऐसा दिक्कत हो गई, फिर उसके ऊपर कोई कंज्यूमर में भी केस करता है, तो क्या वो उससे प्रोटेक्टेड है? जब तक वो डॉक्टर निर्भीक होके नहीं रहेगा, प्रसन्न होके नहीं रहेगा, उसके हाथ दोनों उसकी मदद करने के लिए नहीं रहेंगे, वो कैसे राइट टू हेल्थ वो कर पाएगा? बहुत बड़ी आपने बात बोली है। एक डॉक्टर जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, आई स्पेशलिस्ट है, डेंटिस्ट है, और जब आपने कोई राइट दे दिया है तो पेशेंट इतना अवेयर नहीं है कि वो हॉस्पिटल का नाम और उसकी स्पेशलिटी को देखकर उस हॉस्पिटल में एंटर करेगा। उसे तो केवल और केवल रिलीफ चाहिएगी, और वो भी इन टाइम चाहिएगी। यदि वो नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल का माहौल बिगड़ जाने वाला है। और इन सब हालातों में जहां एक डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने वाला माना जाता है, किसी भी स्थिति में वो पेशेंट और अटेंडेंट का विरोध नहीं करता देखा जा सकता। आज जब उस पर बन पड़ी है तो निश्चित रूप से बात तकलीफ दे तो हो सकती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरह से आप इस वीडियो को अपना समय प्रदान करते रहेंगे। आपने देखा कि आज पूरा माहौल कुछ इस तरह से गरमाया हुआ है कि पहले कोटपुतली और अब शाहपुरा और जयपुर तक में तमाम जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं, वो आज सभी लोग इस बात पे मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश का मुखिया इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। और यदि उन्होंने कोई बात कही है तो जरूर उनके पास फीडबैक के लिए कुछ ऐसे डाटाज होंगे जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि निजी हॉस्पिटलों में लूट जारी है, तो वहाँ राजकीय हॉस्पिटल जो है उसके अंदर कितनी लापरवाही मौजूद है, उसको केवल उन्होंने गंदगी और जर्जर स्थिति में जो बिल्डिंग है केवल उन पे ला करके स्थितिशील कर दिया है। कहीं ना कहीं पक्षपाती रहे हैं मुख्यमंत्री राजस्थान, और इसी बात की पीड़ा को लेकर हमारे बीच में जो चिकित्सक बराबर बने रहे हैं। आज का जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री साहब की तरफ से जो आया है उसका हम भरपूर विरोध करते हैं।
बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं उनका लिंक ये था कि उनके द्वारा जो योजनाएं प्राइवेट हॉस्पिटल पे थोपी गई है, उनसे शायद वो कहना चाह रहे हैं कि भाई उनसे प्राइवेट हॉस्पिटल कमाई ज़्यादा करें और मरीजों की सेवा कम करें। जबकि हकीकत ये है कि जो स्कीम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी हुई है उसमें रेट्स बहुत कम है, समय पे पेमेंट का भुगतान भी नहीं होता है और 6-6 महीने 8-8 महीने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चे मंथली होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं तो सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए या उससे साइड करके और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उसमें दोषी बनाने की कोशिश हुई है। तो हम सभी चिकित्सक इससे दुखी हैं और माननीय मुख्यमंत्री साहब को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। राइट टू हेल्थ को लेकर क्या कहें? राइट टू हेल्थ का सबसे बड़ा विरोध प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसलिए कर रहे हैं कि आप जिन हॉस्पिटल्स को इसके अंदर में लाना चाह रहे हैं पहले वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सक की टीम वो सब आप देखें। अगर गवर्नमेंट की देखरेख में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो दी जाती हैं फिर वहाँ पेशेंट जाता है तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मना नहीं करेगा। प्रॉब्लम अभी ये हो रही है कि हॉस्पिटल्स हैं अपनी मतलब बहुत सीमित सुविधाओं में वो काम कर रहे हैं और उन पे क्या है कि आप ऐसा इलाज थोप देंगे कि आपको करना ही है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ जी। अब मेरे पास कोई ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा का पेशेंट आता है और आता है राइट टू हेल्थ में, मुझे उसका इलाज करने के लिए बाध्य होना पड़ता है किसी भी कीमत पे, तो मैं नहीं कर पाऊँगा और मैं नहीं कर पाता हूँ, मना करता हूँ तो पेशेंट हो सकता है जब ऐसा एग्रेसिव हो जाए तो एग्रेसिव हो जाए, माहौल खराब हो जाए और कहीं ना कहीं मरीज और डॉक्टरों के बीच में तनाव बढ़ेगा। इसलिए राइट टू हेल्थ को इम्प्लीमेंट करने से पहले काफ़ी सुधार करने की जरूरत है। बहुत नपे तुले शब्दों में आपने दो ही बिंदु को बहुत ही तरीके से आपने कहा कि जहां मुख्यमंत्री महोदय निजी अस्पतालों को छूट से जोड़ते हैं तो छूट के दायरे में उन्होंने अपनी तमाम वो सरकारी योजनाएं उन पर थोप दी गई है। आपने थोपना शब्द यूज किया है कि थोपी गई योजनाओं को यदि वो छूट कह करके संबोधित करते हैं तो वो भी उचित नहीं है, जिसका पेमेंट 3-3, 4-4 महीने तक नहीं होता, जबकि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल प्रबंधन को उन तमाम चीजों से हर महीने जुड़ना होता है, रेगुलर उन्हें पे करना होता है, लेकिन पेमेंट के अभाव में उस छूट को उन्होंने इस तरीके से सामने रखा है। तो राइट टू हेल्थ के जरिए किस तरह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कैसे पेशेंट और अटेंडेंट यदि अग्रेसिव होकर के डॉक्टर से बात करेंगे तो हॉस्पिटल का प्रबंधन कितना डिस्टर्ब होने वाला है, इसका भी उन्हें विचार करना चाहिए था। काफी सालों से आप इस प्रोफेशन में हैं, आपके जज्बा जो है वो सेवा कर रहा है, लेकिन उस जज्बे को यदि आप बदल कर लूट से जोड़ दिया जाता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके इस वक्तव्य से बहुत आहत हैं और उनको डॉक्टर्स के प्रति जो इतना शोभायमान वक्तव्य है डॉक्टर्स का, उनके लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। वो यही जानते हैं हम कितना रिस्क लेके, कितना अपने आप को डेडिकेट करके, कितना अपने जीवन को, अपनी जीवन की खुशियों को निछावर करके हम मरीजों की सेवा करते हैं, वो यही जानते हैं। और जो हॉस्पिटल में हम पेशेंट की सेवा करते हैं, जिस हिसाब से हमारी कठिनाइयाँ आती हैं, और चाहे आप मान लो फिजिकली मान लो या फाइनेंशियल मान लो, ये लोग समझते नहीं हैं। हम मजबूरी में इनकी सेवा करते हैं मरीजों की, ताकि वो दुख नहीं पाएँ। उनको हम डॉक्टर्स को जो इतना हमें व्यवहारिक इलाज करना पड़ता है उसको मान्यता देनी पड़ेगी इनको, और ऐसे शब्द डॉक्टर्स के लिए बहुत आहत करने वाले हैं। राइट टू हेल्थ को लेकर क्या कहें? राइट टू हेल्थ में वो तो उनकी बात ठीक है कि हर व्यक्ति को इमीडिएट कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पर वो उसको इस लेवल पे नहीं करना चाहिए कि हम मतलब उसका कोई भुगतान नहीं करें या फिर वो कोई मतलब हम पे थोपा जाए, फोर्सफुली कोई काम हमसे लिया जाए। जितनी किसी हॉस्पिटल में फैसिलिटी होती है उतना ही वो इलाज कर सकता है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। उस स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है किस स्पेशलिटी का डॉक्टर है, किस तरह का पेशेंट आया है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट तो मिल सकता है, लेकिन हम उसको आगे फॉलो नहीं कर सकते। उसको आगे हायर अथॉरिटीज़ को, हायर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ेगा। इसलिए इतना ही कर सकते हैं, बाकी उसके लिए थोपना, हम पे कोई प्रेशराइज करना, ऐसे लोग जो पहले ही बहुत वो अग्निवान रहते हैं हम पर डॉक्टर्स पे, तो वो बहुत चढ़ेंगे। आपकी बात का कंक्लूजन यदि मैं लेना चाहूँ तो आपने ये कहा है कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा राइटर भी हो, एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा पॉलिटिशियन हो,
इसलिए पॉलिटिशियन को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि शिक्षा स्वास्थ्य की नीतियों को बनाते वक्त उन्हें उन लोगों का साथ लेना होगा, उन लोगों की जानकारियां उनके सामने लानी होगी, उनके अनुभवों को शेयर करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम एक बड़ी योजना को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें निजी चिकित्सकों पर जो आरोप लगाया है वो बहुत ही गलत है। हम जो न्यू जनरेशन के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अभी अभी अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं, पूरे देश में तो स्टार्टअप्स को बूम किया जा रहा है कि स्टार्टअप्स खोलें, न्यू जनरेशन अपना नया बिजनेस शुरू करें और कुछ अच्छे आइडियाज़ लेके आएँ। अब हम जो न्यू जनरेशन यहाँ पर हॉस्पिटल्स के स्टार्टअप्स कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही भय का माहौल पैदा हो गया है कि हम किस राज्य में ये स्टार्टअप्स चालू कर रहे हैं और हमें अब आगे और क्या मिलेगा और क्या देखने बाकी रह गया है। क्योंकि यदि शहरों को छोड़ दें, जयपुर जैसे बड़े शहर को छोड़ दें, तो गाँव तक में, छोटे कस्बों तक में यदि स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी की जो सर्विसेज निजी चिकित्सक दे रहे हैं, सरकारी सिस्टम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक भी नहीं दे पा रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि पहले सरकारी सिस्टम को एक अच्छा सुधारा जाए। उस सिस्टम में यदि मरीज जाता है, यदि वो वहाँ जा सकता है तो पहले वो वहीं जाना चाहता है। वो वहाँ तब नहीं जाता है जब उसको वहाँ सर्विसेज नहीं मिलती है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में तभी आता है जब उसको गवर्नमेंट सेटअप में कोई सर्विसेज नहीं मिल रही है। और हम यदि वो सर्विसेज दे रहे हैं और वो भी मिनिमम फाइनेंशियल बर्डन देकर पेशेंट को, तो उसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? और हम यदि फिर भी गलत कर रहे हैं तो हम न्यू जनरेशन तो स्टार्टअप्स कर ही नहीं सकते हैं। जो ओल्ड स्टार्टअप्स चल रहे हैं वो चलते रहेंगे और न्यू जनरेशन अब स्टार्टअप करने के बारे में सोचेगी नहीं कि भाई हम भी इस प्रोफेशन में घुसें। न्यू जनरेशन अब वैसे भी डॉक्टर्स बनना भी लोग कम हो रहे हैं और जो बन गए हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम कोई नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज लेके और हम बस अपना जीवन तनख्वाह लेके गुजार दें, हम एक अच्छा सर्विसेज नहीं दें। हम गांव जैसे छोटे कस्बों में आके सर्विसेज दे रहे हैं तो उस चीज़ के पीछे एक एम रहता है। उस चीज़ के लिए हम हमारे गांव के आसपास के लोगों को अच्छी फैसिलिटीज देना चाहते हैं। ये चीज़ें भी तो उनको समझनी चाहिए। केवल पैसा ही पैसा थोड़ी सब कुछ, हर आदमी के दिमाग में ये नहीं होता है कि मैं पैसा ही कमा लूँ। कोई दूसरी चीज़ें भी सोच के इस प्रोफेशन को अपनाता है और उस चीज़ में लगा रहता है कि मुझे यश भी चाहिए, मुझे एक अच्छा नाम भी चाहिए। वो चीज़ों को भी तो मुख्यमंत्री जी को हाईलाइट करना चाहिए कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, तब जाके इनको कुछ मिलता है, हासिल होता है। और वही चीज़ें हासिल करने के लिए हर आदमी मेहनत करता है। कोई भी आदमी मेहनत करता है, वो इन सब चीज़ों के लिए, केवल पैसे के लिए मेहनत नहीं करता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उनका ये वक्तव्य जो उन्होंने दिया है वो जो न्यू जनरेशन डॉक्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद ही दुखपूर्ण है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। राइट टू हेल्थ को लेकर हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं, उनमें राइट टू हेल्थ हम दे सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में भी हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। हमें हमारे लिए जो अग्रज हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी बात भी हमें माननी होती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब या राजस्थान की जो सरकार है वो यदि कोई बिल लाना चाहती है तो डॉक्टर्स जो यूनिटी है, जो डॉक्टर्स जो एसोसिएशंस हैं, उनसे बात करके उनके थ्रू अपन यदि कोई बिल लेके आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने देखा कि बात यदि यंग जनरेशन की करें और यदि अनुभवी वरिष्ठ चिकित्सक की करें तो आपसे पहले अभी डॉक्टर शिया ने भी इस बात को रखा है कि माहौल भय का बनेगा और भययुक्त माहौल के अंतर्गत कम से कम शिक्षा और चिकित्सा तो नहीं हो सकती। दोनों ही चीज़ें संभव नहीं है, जबकि दोनों ही जो शब्द हैं ये समाज सेवा से जुड़े हुए शब्द हैं। शिक्षा जो है वो भी समाज से जुड़ा हुआ विषय है, तो स्वास्थ्य भी समाज से जुड़ा हुआ विषय है। जहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि गवर्नमेंट जहाँ स्टार्टअप को बूम दे रही है, जहाँ यंग जनरेशन के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, वहाँ आज का जो डॉक्टर जो कि जिसकी उम्र कम है, जो उम्र से कभी भी अपने से डबल उम्र के व्यक्ति को नहीं अटेंड कर सकता, ऐसी स्थिति में यदि उसके सामने इस तरह के चैलेंजेस आ जाएंगे, राइट टू हेल्थ वाले चैलेंजेस आ जाएंगे, उनकी जो सुविधाएं होंगी वो थोपी जाएंगी, वो उन्हें पूरा कर पाने में कहीं यदि अक्षम होंगे तो उनकी जवाबदेही इस कदर बढ़ जाएगी कि कोई व्यक्ति इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहेगा। और एक और बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि सबसे पहले योजनाएं जो भी बनाई जाती हैं सरकार की, यदि वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन योजनाओं को यदि ठीक से इम्प्लीमेंट करें तो संभवतः है इस तरह के स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। ये भी एक सच है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में केवल वही पेशेंट आता है जिसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं मिलती।
वरना उस निःशुल्क योजना का, उस निःशुल्क सुविधा का फायदा उठाने के लिए ओवरऑल सबसे पहले व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे क्या नहीं मिलेगा? सबसे पहले उसे सफाई नहीं मिलेगी, बेड मिलेगा तो बेडशीट नहीं होगी, आदि उन तमाम चीजों से लेकर के, और दवा भी उसे जो लिखी जा रही है वो दवा भी कई बार उसे उस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है। विषय नहीं है उन तमाम चीजों को टच करने का, लेकिन इंदौरिया टाइम्स की मुहिम इस बात का जरूर आगाज करना चाहेगी कि चाहे वो निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे वो उनकी जननी सुरक्षा योजना हो, इन तमाम योजनाओं की यदि मॉनिटरिंग ठीक से करवाई जाती और फिर यदि फीडबैक लेकर ये स्टेटमेंट जारी किया जाता तो संभवतः चिकित्सक भी इस बात का स्वागत करते, उन्हें भी अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता और उन्हें फक्र होता इस बात का कि राजस्थान हर बार की तरह से इस बार भी एक रोल मॉडल के रूप में, और हमारी भूमिका उसमें पूरी शामिल की गई है, वो भी उसमें शामिल हो पाते। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में हमें बहुत सारी बातें बताई और पब्लिक को और आम व्यक्ति को अवेयर करने का प्रयास किया कि अपना माइंड सेट करके ना आए, बल्कि जिस तरह से पहले से उनका एक मूवमेंट बना रहता है हॉस्पिटलों में, उन्हें हॉस्पिटल देखना है, निजी और सरकारी करके उसका कैटेगराइजेशन नहीं करना है। उसमें यदि हमने भेद कर दिया है तो संभवतः चिकित्सक में भी हम वो खूबियां और वो कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे, और जब कमियां ढूंढनी शुरू होंगी तो लाभ संभवतः नहीं होगा। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक सबसे मुख्य योजना है जो अभी लागू है और चल रही है, इसमें काफ़ी लाभ मिल रहा है मरीजों को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना ये सबसे मुख्य योजना है, और एक अभी जो लागू की है जिससे काफ़ी मतलब जो है और भी कवर हो गए जिनके पास चिरंजीवी मतलब योजना में रजिस्टर्ड नहीं, अदर स्टेट के भी हैं, गरीब हैं या कुछ भी पता नहीं है, उनको चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, उसमें काफ़ी कवर हो जाता है। इमरजेंसी हैं, अदर स्टेट के हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके जीवन रक्षक जो है उनको जीवन बचाने के लिए, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी होगी, उसमें सभी का इलाज संभव। राइट टू हेल्थ में क्या है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है या जिनके पास, जिनको अवेयरनेस नहीं है या जिनके कार्ड नहीं बने, या एक तो वो सभी लोग उसमें कवर हो जाएंगे, और बाकी क्या है कि इसकी जो संवेदनशीलता बढ़ जाएगी और जवाबदेही बढ़ जाएगी इसकी योजनाओं की। सरकारी योजनाएं प्राइवेट अस्पतालों में अच्छी तरह लागू हो रही हैं या नहीं हो रही, उनकी जो मॉनिटरिंग के लिए सरकारी अस्पतालों की भी भागीदारी होनी चाहिए उसमें। मुख्यमंत्री जी को ऐसे शब्द बोलने ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक निजी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल की डॉक्टरों की बात है, तो डॉक्टर तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जब कोरोना फैला तो यही डॉक्टर जो थे ये एक समाज के रक्षक थे। उस समय तो गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी मतलब किया, और आज इनको न्यूट्रेला कह रहे हैं, ये तो शर्म की बात है जी। और जहाँ तक सरकार ही इस चीज़ को प्रेफरेंस दे रही है, एजुकेशन और मेडिकल का निजीकरण कर रही है, तो निजीकरण कर रही है तो निजीकरण में जैसे भी जो अच्छी इंस्टीट्यूशन है उसमें तो पढ़ाने का और मेंटेनेंस का खर्चा तो आएगा। ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, जो अच्छे जो मैदानता हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उसमें बड़े बड़े आदमी मिनिस्टर तक जाते हैं, चीफ मिनिस्टर तक जाते हैं, जब वहाँ बेईमान नहीं कहते हैं डॉक्टरों को। राकेश जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो भी एक बहुत ही अनुभवी, और जिन्होंने लगभग 30-40 वर्षों से राजनीतिक जीवन में है जो हैं, उनके द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट निजी चिकित्सक और निजी चिकित्सालयों के संदर्भ में जो दिया गया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के स्टेटमेंट और इस कदर के राजनेता द्वारा दिए जाने से पहले उनको इस बारे में बहुत ही विचार विमर्श और एक अंतर्मन में झांकने की आवश्यकता थी कि अगर इस तरह की स्टेटमेंट एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी एक अनुभवी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी जैसा, प्राइवेट चिकित्सकों और प्राइवेट चिकित्सालयों के बारे में दे रहा है, तो उससे निराशा ही नहीं होती। आने वाले समय में भविष्य में कार्य करना ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मेरा सोच है। और निजी चिकित्सक
आम पब्लिक के हित में है। अगर आम पब्लिक के हित में नहीं है, लूट मचा रखी है, तो आज वर्तमान में वो सक्षम है ऐसा विधेयक लाएं सदन में और निजी चिकित्सकों की प्रैक्टिस और निजी चिकित्सालयों पर प्रतिबंध लगा दे। कहीं आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार जो इस तरह के सारे संस्थान जो स्वास्थ्य के संदर्भ में या आम पब्लिक के स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसी व्यवस्था करे और इस तरह के संस्थान डेवलप करे, आज वो सक्षम है, करवा सकते हैं। लेकिन इस तरह के बयान देके और आम पब्लिक को उद्वेलित करना और चिकित्सकों के खिलाफ भड़काना, ये कतई ही इस तरह के व्यक्ति के द्वारा कहना जायज नहीं है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सभी निजी चिकित्सक इस चीज़ का विरोध करते हैं। मैं मेरे व्यक्तिगत स्तर पे इस बात से और इस स्टेटमेंट से पढ़कर बहुत ही व्यथित हूँ। राकेश जी, अभी ये जो राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में रखा गया, इसमें प्राइवेट चिकित्सक या प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों द्वारा जो उसका अध्ययन किया गया, उससे उनको उनके कहीं न कहीं हित क्रैश होना उनका एक इंटरप्रिटेशन था। और विरोध दर्ज करवाने का मतलब ये नहीं है कि हम उस अच्छी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हो सकता है हमारी समझने में कमी हो या हो सकता है राज्य सरकार के समझने में कोई कमी हो, तो आपसी विचार विमर्श के लिए अगर हम मांग करें तो उसको विरोध कहना ये जायज़ नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ इतना था कि इसमें जो विभिन्न क्लॉज और पॉइंट्स जो दिए हुए थे, उनसे कुछ एक बिंदुओं से हमें आपत्ति थी। आप और राज्य सरकार और प्राइवेट चिकित्सक या प्राइवेट चिकित्सकों के जो पदाधिकारी हैं, विभिन्न संगठन हैं, वो बैठते, उन बिंदुओं पे विचार विमर्श करते और फिर एक फाइनल ड्राफ्टिंग करते। तो क्या लोकतंत्र में अगर कोई चीज़ किसी संगठन या किसी समुदाय के विरोध में अगर उसका इंटरप्रिटेशन होता है, उसकी मांग करते, तो कोई विरोध नहीं है, वो जायज़ मांग ही मानी जाएगी। अगर जायज़ होगा तो मान लिया जाएगा, जायज़ नहीं है तो उसको हमें जो भी संगठन है उनको उस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए समझा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने बड़े लेवल पे या इतनी अच्छी सीट पे जो इस समय राजस्थान के हेड है, इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, जो कि एक तरह से वैमनस्य समाज में पैदा करने के स्टेटमेंट है। हर आदमी है जो ये हॉस्पिटल में जाएगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, आप लौटे रहे हो, और जब मुख्यमंत्री कह रहा तो हर पब्लिक तो कहेगी और आपस में झगड़े बढ़ेंगे। और रही लुटेरे की बात, जो उस समय जब ये योजना मुख्यमंत्री ने चालू करी थी, सभी हॉस्पिटल पर दबाव बनाया गया था, सभी इस योजनाओं को ले जिससे पब्लिक को लाभ मिल सके। बहुत जिद्दी करके गवर्नमेंट ने ही ये लागू करवाई थी योजना पब्लिक सेक्टर, इस प्राइवेट सेक्टर में। अब ये लुटेरा कह रहा है कि खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खुद की हॉस्पिटलों की भी हालत सरकारी की बताई है कि ये हालत है, उसको ये कवर कर नहीं पा रहे सारे। सबसे बड़ी चीज़ है, जब आपने दे दिया, वो बढ़ा रहे हो, तो प्राइवेट वालों में तो सोचो उनके पास कहाँ से आएगा। आज हर जगह हॉस्पिटल छोड़ दो, आप किसी भी डिपार्टमेंट ले जाओ, कॉलेज वाले हैं वो भी ले रहे हैं, एडवोकेट्स हैं वो भी फीस ले रहे हैं अपनी। जो प्राइवेट आदमी इलाज करवाने जा रहा है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने जा रहा है और वो पैसा नहीं दे रहा वहाँ पे, या इमरजेंसी है, तो उसका ट्रीटमेंट तो कैसे करा जाएगा? वो पैसा तो देना पड़ेगा, पर गवर्नमेंट दे, तो गवर्नमेंट खुद के ऊपर भार लेना नहीं चाह रही, वो उसको सौंप रही है प्राइवेट हॉस्पिटल पे। ये बड़ा शौक का विषय है कि हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, वो उनको ये पता होना चाहिए कि जो स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान में दी जा रही हैं, उसका 70% भाग है वो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट जो क्लिनिक है वो दे रही है। 30% ही काम जो है सरकारी काम में होता है, 70% जो है उसका रोल प्राइवेट हॉस्पिटल का हो जा रहा है। और वो रात दिन एक करके अपना वो मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं, लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, और उसके लिए ये स्टेटमेंट देना और सबको एक धागे में पिरो देना। क्योंकि हो सकता है कि एक्सेप्शन तो सब फील्ड में हर जगह होते हैं, लेकिन किसी एक अस्पताल को लेके आप सभी अस्पतालों को ऊपर ये सिर्फ ब्लेम लगा देना बड़ा शर्म की बात है, शौक की बात है। और इससे पूरा हमारा जो चिकित्सा जगत है वो स्तब्ध है और दुखी है। राइट टू हेल्थ वैसे स्कीम जो है वो सरकार का दायित्व की मामला था ये।
और उसको सरकार अपना दायित्व है प्राइवेट हॉस्पिटल से फ्री में इलाज करा के कराना चाहती है। कितनी शर्म की बात है, सरकार अपना दायित्व से पीछे हट रही है और वो कहेंगे जो भी कोई इमरजेंसी आई हो आप फ्री में इलाज करोगे, पैसे नहीं लोगे उनसे, कोई मोर्टेलिटी में हो गई तो भी उसे चार्ज नहीं करोगे। तो ये इस तरह से तो कोई आदमी इमरजेंसी अटेंड ही नहीं कर पाएगा और इससे तो उल्टा नुकसान पब्लिक को, जनता को नुकसान होगा इससे, क्योंकि कोई आदमी बिना उसके अपने खर्चे पे अपने जेब से करके कोई आदमी कैसे इलाज करेगा उसका। ऐसे ऐसे पॉइंट उसमें ऐसे दिए हैं जिसमें जो देख के मेरे को शर्म आती है कि लोगों ने कैसे क्या दिमाग कोई ने तो हमारे किसी प्राइवेट जो चिकित्सा जो एसोसिएशन है उससे राय भी मशवरा भी नहीं किया और वो एक ऐसे थोपने वाला काम कर दिया। बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह से जो लूज टंग कभी नहीं करनी चाहिए। लूट या लुटेरा बोलना किसी को बहुत गलत बात है और 1-2% जो खराब लोग हैं उनके चक्कर में पूरे चिकित्सक समुदाय को बदनाम करना बहुत ही गलत है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे चिकित्सा क्षेत्र में। हो सकता है मरीज कल को परसों को 1 साल 2 साल बाद हर किसी के साथ झगड़े करने लग जाएंगे, लुटेरे बैठे हुए हैं, वो काम कैसे करने देंगे हमको। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। गरीबों का चिकित्सा स्वास्थ्य की देखभाल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये किसी भी निजी शिक्षण संस्थान या चिकित्सा संस्थान की जिम्मेदारी नहीं है। गरीबों का पूरा वहन गवर्नमेंट उठाए, निजी चिकित्सक या निजी चिकित्सालय इसका कभी भी भुगतान नहीं करेंगे। यदि गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब को निःशुल्क इलाज हो तो वो करवाए, क्या दिक्कत है उसमें। गवर्नमेंट उस इलाज के पैसे का भुगतान करे, कोई दिक्कत नहीं, सब करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया था। उस संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर 2 मुद्दों पर आज हमने चर्चा की है। पहला मुद्दा ये है कि निजी हॉस्पिटलों को छूट दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने इस कदर लूट मचा रखी है कि आम जन का सहयोग करने के लिए वे लोग तैयार नहीं है। फिर चाहे वो राइट टू हेल्थ का मामला हो या फिर किसी अन्य प्रदेश से आने वाले किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट का मामला, मानवीय दृष्टिकोण के अभाव में, सहयोग के अभाव में जिस तरह से निजी हॉस्पिटल सरकार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, इसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया। तो वहीं दूसरा मुद्दा यहाँ पर राइट टू हेल्थ को लेकर था, जिसे एक तरफ राइट टू हेल्थ कह करके मुख्यमंत्री आमजन को सहयोग पहुंचाना चाहते हैं, तो वहीं निजी हॉस्पिटल प्रबंधकों का ये मानना है कि राइट टू हेल्थ को लेकर के हॉस्पिटलों का माहौल सुविधाजनक नहीं रह पाएगा, अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी, भय का माहौल पैदा होगा। और जहां तक बात की जा रही है कि जो यंगस्टर हैं, जो यूथ और मेडिकल प्रोफेशन में चलकर आए हैं, वो जहां एक बार स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जहां देश में एक तरह से स्टार्टअप का बूम आया हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि इस तरह के आरोप लगेंगे तो संभवतः वो क्या सोचते हैं, इन तमाम चीजों को कवर करने का प्रयास इंदौरिया टाइम्स ने किया है। उम्मीद है आपको इंदौरिया टाइम्स की ये मुहिम, इंदौरिया टाइम्स का ये नवाचार, इंदौरिया टाइम्स की ये पहल आपको पसंद आएगी। और यदि आपको लगता है कि इंदौरिया टाइम्स समय समय समसामयिक घटनाओं को कवर करता रहा है, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को न केवल सब्सक्राइब करेंगे बल्कि अपने कमेंट्स के जरिए बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस वार्ता के अंतर्गत आप कितना सहमत हैं और क्या कुछ इस वार्ता में और कुछ जोड़ा जा सकता था।